हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स की होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस। आज की वीडियो हमारी सेमेस्टर 1 की होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। और देखिए, ये जो आपकी पॉलिटिकल है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी और इसका नाम हिंदी में दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। देखिए, इसका एग्ज़ाम जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से आंसर हैं। अगर आपने ये सारी ही वीडियोस देख ली मेरी, तो आपको बुक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सारे ही जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, इसकी मैं ऑलरेडी 1 वीडियो बना चुकी हूँ, आज की हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए एंड एक और पार्ट होगा एंड लास्ट में यानी आपको रात तक एक और पार्ट मिलेगा जो कि पूरी ही सारी वीडियोस का मिक्स होगा, जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे अपने एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ और आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करे हम इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लेते हैं। जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। नैतिक और मूल्य आधारित दृष्टिकोणों से नैतिक सिद्धांत की महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो नैतिक सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको बताना है और नैतिक सिद्धांतों का जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन करना है आपको, और नैतिक और मूल्य आधारित जो दृष्टिकोण है उनके बारे में भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए परिचय से देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे, नैतिक सिद्धांत वह शाखा है जो सही और गलत, न्याय और अन्याय और अच्छे और बुरे आचरण को परिभाषित करती है। यानी देखिए, अगर हम नैतिक सिद्धांत की बात करें तो ये गलत, सही, न्याय, अन्याय, अच्छा, बुरा, इन सभी के बारे में बताती है, इन सभी को परिभाषित करती है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को दिशा देने वाले मूलभूत सिद्धांतों और मापदंडों का अध्ययन करती है। यानी जो व्यक्तिगत और जो सामाजिक व्यवहार है और उन्हें दिशा देने वाले जो मूलभूत सिद्धांत और मापदंड हैं उनका अध्ययन करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें नैतिक सिद्धांत राजनीति में नैतिकता और मूल्यों की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं और यह बताते हैं कि सत्ता, कानून और नीतियाँ किस तरह से समाज के कल्याण के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नैतिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत। यानी जो नैतिक सिद्धांत है इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं नैतिकता का दार्शनिक सिद्धांत। यानी जो नैतिकता है इसका जो दार्शनिक सिद्धांत है अब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, यह सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु, इमैनुअल कार्टर और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों द्वारा विकसित किया गया है। यानी अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो इसके जो सिद्धांतक हैं यानी सिद्धांतकार हैं वो प्लेटो होंगे, अरस्तु और इमैनुअल कार्टर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सभी इसके सिद्धांतकार हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तु दार्शनिक नैतिकता पर बल, इसमें न्याय, ध्रुव और संतुलन का महत्व है। यानी इन्होंने जो अरस्तु और प्लेटो हैं इन्होंने दार्शनिक नैतिकता पर बल दिया है, न्याय पर और सुदृढ़ और जो संतुलन है उस पर बल देने का कार्य किया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कांट का कर्तव्य नैतिकता। यानी जो इमैनुअल कांट हैं उनका कर्तव्य और नैतिकता किस तरह से व्यक्ति का कर्तव्य और नैतिकता नियमों का सर्वप्रिय है। यानी इनके अनुसार जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य और जो नैतिकता है वो उसका पालन करना ही सबसे ऊपर है। ठीक है, अब हम देखेंगे उपयोगिता। उपयोगिता किस तरह से सबसे अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख और लाभ को प्राथमिकता दी गई है। यानी देखिए, इसमें जो सबसे अधिक लोग हैं उनके द्वारा अधिकतम जो सुख है और जो लाभ है उसी को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे समाज आधारित नैतिकता। यानी जो हमारी समाज द्वारा आधारित नैतिकता है इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, ये सिद्धांत समाज के में नैतिकता के महत्व को रेखांकित करता है। इसमें समाज के हित में नियम और नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत नैतिकता। इसमें व्यक्तियों के नैतिक आचरण और निर्णयों को महत्व दिया जाता है। ये सिद्धांत यह सूचना सूचित करता है कि व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार रहें। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और जो अपने सिद्धांत हैं, अपने विचार हैं उन पर ध्यान देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे धार्मिक नैतिकता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, यह सिद्धांत धर्म आधारित है और नैतिकता को धर्म और आस्था से जोड़ता है। यानी ये जो सिद्धांत है ये धर्म पर आधारित है और ये सिद्धांत नैतिकता को धर्म और आस्था से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे नैतिक सिद्धांत का महत्व नैतिक और मूल्य आधारित दृष्टिकोण से, यानी जो नैतिक सिद्धांत है इसका महत्व वो भी नैतिक और मूल्य आधारित दृष्टिकोण से। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना। नैतिक सिद्धांत समाज में न्याय, समानता और शांति स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीति में नैतिकता का समावेश किस तरह से। नैतिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता का उपयोग न्यायपूर्ण और समाज के कल्याण के लिए हो, यानी नैतिकता का जो सिद्धांत है ये मानता है कि जो सत्ता है उसका उपयोग न्यायपूर्ण होना चाहिए और समाज में कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्माण में सहायक। यह सिद्धांत नीति निर्माताओं को नैतिक और मूल्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहन। यह सिद्धांत नेताओं को उनके निर्णयों में नैतिकता और पारदर्शी बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे सामाजिक सुधार। नैतिक सिद्धांत असमानता, शोषण और अन्याय को पहचानने और उन्हें समाप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं नैतिक सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक जीवन को सही दिशा देने का कार्य करता है। यह व्यक्ति को समाज में मूल्यों को सुदृढ़ करता है और एक आदर्श समाज की स्थापना में सहायक है। ठीक है, नैतिकता और मूल्यों के बिना राजनीति अधूरी है और नैतिक सिद्धांत सत्ता और समाज को सही तरीके से संचालित करने का मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। तभी जो हमारी सत्ता है और जो हमारी सरकार है वो सही तरीके से चल पाती है और जो कानून है, नियम है, वो सही तरीके से लागू हो पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अराजकतावाद की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको अराजकतावाद की विभिन्न जो शाखाएं हैं उनके बारे में बताना है और इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बतानी। चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिख सकते हैं अराजकतावाद एक राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा है जो हर प्रकार की सत्ता, शासन और अधिकार के विरोध में होती है। यह मानती है कि सरकार और राज्य समाज में शोषण और असमानता का कारण बनती है। यानी देखिए जो अराजकतावाद है वो एक प्रकार की सत्ता या फिर शासन को एक तरीके से अधिकार के विरोध में देखती है, क्योंकि ये हर किसी सरकार को, हर किसी शासन को एक विरोध के रूप में देखती है। और इनका मानना है कि जो सरकार है, राज्य है, ये सभी जो है वो शोषण करती है और असमानता का कारण बनी है। अराजकतावाद का उदय एक ऐसे समाज स्थापित करता है जहाँ स्वतंत्रता, समानता और सहयोग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था हो, क्योंकि इनका मानना है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ स्वतंत्रता हो, समानता हो और सहयोग पर आधारित समाज हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अराजकतावाद की कई प्रकार और शाखाएं हैं जो अलग अलग दृष्टिकोण से समाज को और सत्ता को समझने और बदलने का प्रयास करती है। चलिए अब हम इसके दृष्टिकोणों के ऊपर चर्चा करते हैं। अराजकतावाद की प्रमुख शाखाएं और उनकी जो विशेषताएं हैं, तो इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे व्यक्तिवादी अराजकतावाद। यानी जो व्यक्तिवादी अराजकतावाद है इसके अंतर्गत हम देखेंगे मुख्य विचार। यह शाखा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर बल देती है। इसका मानना है कि समाज और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं। यानी इनका मानना है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और स्वायत्ता है वही ज़रूरी है और जो समाज है और जो राज्य है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती है। प्रमुख जो विचारक हैं इसके वो हैं हमारे विलियम गाडविन, मैक्स स्टेरन, ये इसके प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में आप पहले ही लिख सकते हैं व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सत्ता और निर्णय से मुक्त रखना होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं ये। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा सामूहिक अराजकतावाद, यानी जो सेकंड है वो है हमारा सामूहिक अराजकतावाद। इसके मुख्य विचार देखेंगे सामूहिक अराजकतावाद के। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ये शाखा समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे सामूहिक स्वामित्व के आधार पर पुनर्गठित करने पर बल देती है। यानी ये जो है ये सामूहिक जो स्वायत्ता है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं मिखाइल बकूनी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में पहले आप लिखेंगे संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर
सामूहिक स्वामित्व, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे श्रमिकों के अधिकारों और उनके संघों का समर्थन करते हैं, यानी जो श्रमिक होते हैं उनके अधिकारों और जो उनके संघ होते हैं उनका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीकृत सरकार का विरोध, यानी जो केंद्रीकृत सरकार होती है उसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे साम्यवादी अराजकतावाद, यानी जो साम्यवादी अराजकतावाद है उसको देखेंगे। इसकी प्रमुख विचार है यह शाखा संपत्ति और धन को साझा करने और गर्वहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं, यानी ये कहते हैं कि जो संपत्ति है, धन है, उसको साझा करना चाहिए, उसके एक साथ बांटना चाहिए, ठीक है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो है पीटर क्रोपाटी-कीन, ठीक है। अब हम इसकी जो विशेषता है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी विशेषता है पहली, सभी सभी से उनकी क्षमता के अनुसार, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत, यानी इनका जो सिद्धांत है सभी से उनकी क्षमता के अनुसार और सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार, इस सिद्धांत का ये पालन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्रीय सरकार और पूंजीवाद का पूर्ण विरोध करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहयोग और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रमिक अराजकतावाद, यानी जो श्रमिक अराजकतावाद है इसकी जो मुख्य विचार है इसको देखेंगे। ये शाखा श्रमिक संगठनों के माध्यम से समाज और अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने पर बल देती है, यानी इनका मानना है जो श्रमिक संगठन है उनके माध्यम से हम समाज में और अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो इसके प्रमुख विचारक हैं वो हैं रुडोल्फ राकर, ये इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं। देखिए सभी के सिद्धांतकार याद जरूर करना, इसीलिए मैंने सभी के सिद्धांतकार लिखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषता में आप लिख सकते हैं श्रमिक संघों को सत्ता और उत्पादन का निर्णय सौंपना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पूंजीवाद और नौकरशाही का विरोध, ये जो है ये पूंजीवाद और नौकरशाही का विरोध करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रमिक वर्ग के हितों का प्राथमिकता, यानी ये जो है ये श्रमिक वर्ग के जो हित होते हैं उनको ही प्राथमिकता देते हैं। अब हम देखेंगे हरित अराजकतावाद, यानी जो हरित अराजकतावाद है उसको देखेंगे। इसकी जो मुख्य विचार है इसको देख लेते हैं। हरित अराजकतावाद में आप लिखेंगे यह शाखा पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है, यानी ये जो है ये प्रकृति के जो संरक्षण है और जो संतुलन है उसको बनाने का कार्य करती है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं औद्योगिकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी का विरोध करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाते हैं। विकेंद्रीकरण और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हैं ये लोग, ठीक है। अब हम देख चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा नारीवादी अराजकतावाद। चलिए नारीवादी अराजकतावाद को देख लेते हैं। इसकी जो प्रमुख विचार है इसको देखेंगे। यह शाखा पितृसत्ता, लिंग भेदभाव और सत्ता के अन्य स्वरूप का विरोध करती है, ठीक है। विशेषताएं देखेंगे महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लिंग भेद और पितृसत्तात्मक संरचना का विरोध करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता और अधिकारों का पुनर्वितरण करती है। अब चलेंगे इसके निष्कर्ष की ओर, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं अराजकतावाद की यह शाखा इस विचारधारा के व्यापक और विविध स्वरूप को प्रकट करती है कि प्रत्येक शाखा का मुख्य उद्देश्य सत्ता और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। हालांकि इसके तरीकों और प्राथमिकता में भिन्नताएं हैं, यह सभी शाखाएं मिलकर अराजकतावाद को एक समृद्ध और बहुआयामी राजनीतिक सिद्धांत बनाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदारवादी परंपरा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और इनके मुख्य विचार क्या हैं, यानी उदारवादी जो हमारी परंपरा है इसके जो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं और इसकी जो प्रमुख विचार हैं वो क्या क्या हैं ये आपको बताना है। परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे उदारवाद एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यानी जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसका विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ और यह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और संस्थाओं का एक प्रमुख आधार है। उदारवादी परंपराओं के कई प्रकार हैं जो समय, स्थान और आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुए हैं, यानी उदारवादी जो परंपराएं हैं उसके बहुत सारे प्रकार हैं जो समय के साथ, स्थान के साथ और आवश्यकताओं के साथ विकसित हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे उदारवादी परंपराओं के प्रमुख प्रकार और उनके मुख्य विचार, यानी देखिए जो उदारवादी परंपराएं हैं उनके कितने प्रकार हैं और उनके मुख्य विचार क्या हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सशस्त्रीय उदारवाद। इसके जो मुख्य विचार हैं इसको देखेंगे। सशस्त्रीय उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और सीमित सरकार पर बल देते हैं। कि जो प्रमुख विचारक हैं ये हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, ये इसके प्रमुख विचारक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीमित सरकार। राज्य का मुख्य कार्य केवल सुरक्षा और कानून स्थापित करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। यानी इनका मानना है कि जो बाजार हैं वो मुक्त होनी चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हो भी तो बहुत कम मामलों में हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद की जो विचारधारा है इसको देख लेते हैं। यानी जो इसके विचार हैं, आधुनिक उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देती है। यानी जो आधुनिक उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो जोर देती है, साथ में जो सामाजिक और आर्थिक समानता है उस पर भी बल देने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और T.H. ग्रीन। ये इसके प्रमुख विचारक हैं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर प्राप्त करने की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य का दायित्व सामाजिक असमानता को कम करना है, ये भी इसकी विशेषता है। अब हम देखेंगे नव उदारवाद। जो हमारा नव उदारवाद है इसके देख लेते हैं जो मुख्य विचार हैं। पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नव उदारवाद 20वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ और मुक्त बाजार, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर देता है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं मिल्टन फ्रीडमैन, हेयक। ये इसके प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था में बाजार की प्राथमिकता होती है। राज्य का मुख्य कार्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निजीकरण और उदारीकरण का समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उदारवाद। इसकी जो मुख्य विचार है वो है इस प्रकार सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बल देता है। यानी ये जो है ये सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में जो संतुलन है उस पर बल देने का कार्य करता है। इसकी जो विशेषता है वो है पहली हमारी समानता और स्वतंत्रता दोनों का समन्वय करना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे समाज में वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष नीतियों का समर्थन करना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी हस्तक्षेप के लिए ये प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक उदारवाद। यानी जो सांस्कृतिक उदारवाद है उसकी जो मुख्य विचार है उसको देख लेते हैं। यह सांस्कृतिक विधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देती है, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक विधियां हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत अधिकार है उस पर बल देती है, उस पर जोर देने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बहुसंस्कृतिवाद और सह अस्तित्व को प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं उदारवादी परंपराएं व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समयों और परिस्थितियों में विकसित हुई हैं। यानी जो उदारवादी परंपराएं हैं वो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से सामने आई हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। सशस्त्रीय उदारवाद ने स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर दिया। यानी देखिए जो सशस्त्रीय उदारवाद है उसने स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर दिया, जबकि आधुनिक और जो सामाजिक उदारवाद है उसने समानता और कल्याणकारी राज्य पर ध्यान केंद्रित किया। यानी जो हमारा आधुनिक और जो समाजवादी उदारवाद है उसने जो कल्याण समानता और जो कल्याणकारी राज्य है उस पर ध्यान केंद्रित किया। नव उदारवाद ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इन विधियों के माध्यम से उदारवाद ने राजनीतिक और समाज में एक प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोण प्रदान किया है या समावेशी दृष्टिकोण बना दिया है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए लग रही है कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप फटाफट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुउदारवादी परंपरा तथा मार्क्सवादी परंपराओं पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में अनुउदारवादी परंपरा और मार्क्सवादी परंपराओं पर चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे अनुउदारवादी परंपरा। यानी पहले हम अनुउदारवादी परंपराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका जो परिचय है वो इस तरह से लिखेंगे। अनुउदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और स्थापित संस्थाओं को बनाए रखने पर जोर देती है। यानी ये जो है ये परंपरा और सामाजिक व्यवस्था और जो स्थापित संस्थाएं हैं उनको बनाए रखने पर जोर देती है। यह समाज में अचानक या कट्टरपंथी परिवर्तन बजाय क्रमिक और सही सुधार का समर्थन करती है। ये जो है ये कट्टरपंथी के बजाय जो क्रमिक और जो संतुलित व्यवस्था होती है उस पर विश्वास करती है। यह विचारधारा उदारवाद के विपरीत है और
मानती है कि परंपरा और मूल्य समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ये जो विचारधारा है अनु उदारवाद, ये उदारवाद के विपरीत है और ये मानती है कि परंपरा जो है और जो मूल्य है वो समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अनु उदारवादी परंपरा के मुख्य सिद्धांत, कि जो अनु उदारवादी परंपरा है इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो पहला है हमारा परंपरा और स्थिरता। यह परंपरागत मूल्य, धर्म और संस्कृति को बनाए रखने में बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्रमिक परिवर्तन। समाज में अचानक और क्रांतिकारी बदलावों का विरोध करती है और धीरे धीरे सुधार का समर्थन करती है। यानी ये जो परंपरा है ये अचानक से क्रांति या फिर अचानक से कोई बदलाव लाने का विरोध करती है, धीरे धीरे परिवर्तन या धीरे धीरे सुधार को समर्थन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्ता और अनुशासन। किस तरह से सत्ता और अनुशासन है इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह सत्ता और अनुशासन को सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक पदानुक्रम। अनु उदारवाद समाज में वर्ग और पदानुक्रम को स्वाभाविक मानती है। यानी इनका मानना है कि समाज में वर्ग और पदानुक्रम होने चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत जिम्मेदारी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह मानता है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए और राज्य पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाए। ऐसा नहीं है हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए वो राज्य पर डिपेंड रहे, नहीं, जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसे खुद ही निभानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमुख विचारक। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं पहले हमारे एडमंड बार्क। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हुए परंपरागत संस्थाओं और मूल्यों को बनाए रखने का समर्थन किया। यानी देखिए जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जो अचानक से हुई, अचानक से क्रांति आ गई तो इन्होंने उसका विरोध किया और जो संस्थाएं हैं और जो मूल्य हैं उनको ही समर्थन किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है इसके थॉमस हॉब्स। इन्होंने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। यानी इनका इनका मानना था कि जो हमारे सामाजिक अनुबंध है और माध्यम है इनके लिए मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे इसका महत्व, यानी इसका क्या महत्व है। अनुदारवादी परंपरा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और अतिवादी विचारों के प्रभाव को रोकने में सहायक है। हालांकि यह परिवर्तन और प्रगतिशील विचारों के विरोध के कारण अक्सर आलोचना का शिकार हो जाती है। यानी देखिए ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन जो परिवर्तनशील विचार हुए हैं या फिर ये कहें जो बदलते विचार हैं उसकी वजह से ये अक्सर आलोचना का शिकार हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्क्सवादी परंपरा। मार्क्सवादी जो परंपरा है इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी विचारधारा है। यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी विचारधारा है। यह पूंजीवादी समाज की रचना और कल्याणकारी की आलोचना करती है और वर्गहीन समाज की स्थापना का समर्थन करती है। मार्क्सवादी परंपरा समाज को ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करती है, जिसमें उदारवाद के साधनों और वर्ग संघर्ष को प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्क्सवादी परंपराओं के मुख्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप लिख ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके जो अंतर्गत आप लिख सकते हैं समाज का विकास उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्ग संघर्ष। समाज का इतिहास शोषण यानी पूंजी वर्ग और शोषित यानी मजदूर वर्ग के संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि हम समाज के इतिहास को एक पूंजी वर्ग और एक शोषित वर्ग के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद से उनकी श्रम शक्ति का शोषण कर लाभ अर्जित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राज्य का उन्मूलन। मार्क्सवाद का उद्देश्य एक ऐसे वर्गहीन समाज स्थापित करना है जहां राज्य की आवश्यकता न हो, यानी जो राज्य है उसकी कोई आवश्यकता ही ना हो, ऐसे ही समाज की स्थापना करना है। क्रांति देखेंगे, यह मानता है कि शोषित वर्ग क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी को समाप्त कर सकता है। यानी अगर शोषित वर्ग चाहे तो पूंजीवाद को खत्म कर सकता है, वो भी क्रांति के माध्यम से। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख विचारक के। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले हैं हमारे कार्ल मार्क्स। इनकी कृतियां जैसे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल मार्क्सवादी विचारधारा की आधारशिला हैं। यानी देखिए इनकी जो बुक्स हैं ये दोनों ही मार्क्सवादी जो विचारधारा हैं उनकी आधारशिला हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट विचारक हैं वो है
फ्रेडरिक एंगलिस, उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों को विस्तार दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्व। महत्व में आप लिख सकते हैं शोषण का विश्लेषण। मार्क्सवादी परंपराओं ने पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण को उजागर किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समता और न्याय किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह समाज में समानता, न्याय और वर्गहीनता का पक्षधर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्रांतिकारी दृष्टिकोण। इसने दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आलोचना। क्रांति पर अधिक जोर और व्यवहारिकता की कमी है, यानी इसके अंतर्गत क्रांति पर अधिक जोर दिया जाता है और जो व्यवहारिकता है उसकी कमी देखी जा सकती है। राज्य और सत्ता के महत्व को नजरअंदाज किया गया है, यानी जो राज्य होता है, जो सत्ता होती है, उसका कोई महत्व नहीं माना जाता इनके अनुसार, कि वो महत्वहीन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं अनुदारवादी परंपरा परंपरागत मूल्यों और स्थिरता को बनाए रखने पर जोर देती हैं, जबकि मार्क्सवादी परंपरा समाज में समानता और वर्गहीनता की स्थापना के लिए पूंजीवाद और शोषण का विरोध करती हैं। दोनों परंपराएं अपने दृष्टिकोणों में अलग हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों और समाज के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा, दोनों ही जो परंपराएं हैं वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं, लेकिन ये फिर भी समाज के जो विकास है और जो समाज की सोच है उसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए, मैंने इसका ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर भी पढ़ाया है, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसके बाद में आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपके सेमेस्टर से रिलेटेड मैं जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं उन सभी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।